नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर कौन कौन से होते हैं, उनके भेद कौन कौन से होते हैं, उन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस बारे में हमने विस्तार से पिछली वीडियो में समझा था। आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी वर्णमाला का पार्ट 3 है, तीसरा लेक्चर है, जिसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। वैसे मैंने आपको व्यंजन के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले बता दिया था कि व्यंजन क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, लेकिन आज हम व्यंजनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, उन्हें किस तरीके से हम उच्चारित करते हैं या उन्हें बोलते हैं, ठीक है, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये मैंने व्यंजन लिख लिए हैं, का से लेके हा तक जितने व्यंजन होते हैं वर्णमाला में वो सब, ठीक है। तो कहाँ से, का से लेके जो हा तक व्यंजन होते हैं, इन्हें मैंने हलंत के साथ लिखा है। देखिए, आप देख सकते हैं हलंत के साथ क्यों लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वर्ण के नीचे या व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत कब लगाया जाता है, इसका अर्थ होता है कि वो वर्ण कैसा है, आधा है। यानी जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके नीचे जो हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि हर व्यंजन वर्ण आधा है। तो यदि इसके नीचे से हम हलंत को हटा देते हैं, यानी इसको हमने हटा दिया है, तो कैसा, ये वर्ण क्या होगा, पूरा होगा, यानी इसमें आ शामिल है या स्वर शामिल है। ठीक है, आया समझ। तो देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क, ख, ग, घ, ण, ये जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं या हम बोलते हैं व्यंजनों को, तो बोलने में जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो का के साथ आ की ध्वनि उच्चारित होती है, यानी आ इसके अंदर शामिल ही रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें बिना स्वरों की सहायता से ना तो बोला जा सकता है और ना ही हम उन्हें लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको व्यंजनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने इन्हें हलंत के साथ लिखा है ताकि हमें समझ में आ सके कि ये वो वर्ण हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से ही बोल व लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ है कि यदि मैंने का में से हलंत को हटा दिया है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें आ शामिल है, और यदि मैंने यहाँ पे हलंत के साथ प्लस करके आ को अलग किया, इसका अर्थ है कि ये आ का हमारा जो है आधा है। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि आ भी इसमें शामिल रहता है। ठीक है, इसमें आ के अलावा वो सारी मात्राएं भी शामिल होती हैं स्वरों की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ाया था। कहने का अर्थ है कि इसमें तो आ शामिल है, यदि हम इसे इस प्रकार लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि इसमें छोटी ई शामिल रहती है, यानी इसे इस तरीके से यदि अलग करेंगे तो इसमें छोटी ई अलग होगी। ठीक है, आया समझ आपको। यानी स्वरों की मात्राओं को इस प्रकार से अलग करने को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि जो हर वर्ग होता है, हर वर्ग उसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो पहली पंक्ति है यानी जो क वाली पंक्ति है, इसका पहला वर्ण, इसको क्या नाम देते हैं हम, प्रथम वर्ण। ये कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण। ये कौन सा वर्ण है, द्वितीय वर्ण, यानी दूसरा जो वर्ण होता है। ये कौन सा है, तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण। ये कौन सा है, चतुर्थ वर्ण। और ये कौन सा है, पंचम वर्ण, यानी पांचवा अक्षर। ठीक है, आया समझ। इस प्रकार से जो पहला वर्ण होता है वो प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। इस प्रकार से ये सारे जो वर्ग, सारी जो लाइन है यानी जो पंक्तियां हैं, इनको इसी प्रकार से बोला जाता है। यानी हर वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं, और इनको किस नाम से पुकारा जाता है, इनको इन्हीं के प्रथम वर्ण यानी जो पहला वर्ण है उसी के नाम पे इनको बोला जाता है। कैसे कि ये जो का वाली जो पंक्ति है पूरी, इसको किस नाम से जानेंगे, क वर्ग के नाम से इसे जानते हैं। यानी जो ये पूरी पंक्ति है क, ख, ग, घ, ण, इसको हम क वर्ग नाम दिया गया है। इसी प्रकार
इसे किस नाम से जाना जाता है? च वर्ग। जब हम इसे पूरा बोलेंगे तो ये च वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस टा वाली पंक्ति को किस नाम से जानते हैं? ट वर्ग से। यानी हर वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है, पहला वाला वर्ण जो होता है, उसी के नाम पे हर वर्ग का नाम रखा गया है। आया समझ? तो ये जो ता वर्ग है और ये जो है पा वर्ग है, यहाँ तक ही क्या होते हैं? हमारे वर्ग होते हैं। यहाँ तक होते हैं वर्ग। ठीक है, क वाली लाइन, च वाली लाइन, टा, ता और पा, यहाँ तक क्या होते हैं? पूरे वर्ग होते हैं। और ये कितने होते हैं? ये वर्ग कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है। यानी इनमें आता है का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यहाँ तक होते हैं हमारे वर्ग। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इनकी परिभाषा क्या होती है? स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की मतलब जो ध्वनि निकलती है वो क्या होता है? मुख के किसी भी अंग को, जो हमारी जीभ होती है वो मुख के किसी भी अंग को स्पर्श करके बाहर की ओर जो ध्वनि उत्पन्न करती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श से ही आपको समझ आ रहा होगा कि टच करना, अंदर के किसी भी हिस्से को, किसी भी अंग को टच करके जब बाहर की तरफ ध्वनि को उत्पन्न करती है तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेके पूरे माँ तक होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इन्हें एक नाम और दिया गया है, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी इन्हें बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि इनके सभी के अपने अपने एक वर्ग होते हैं, यानी इन्हें वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जिनमें कि सबकी संख्या कितनी है? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, आया समझ? यहाँ तक होगा हमारे वर्ग। इन्हें स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। आगे देखिए, या, र, ल और वा। या, र, ल, वा, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और इन्हें क्या नाम दिया? इनका नाम क्या है? क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन नाम क्यों दिया गया है इन्हें? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में जो वायु होती है हमारी, वो अंदर ही मुख के अंदर घुमड़कर बाहर की तरफ निकलती है या बाहर की तरफ ध्वनि उत्पन्न करती है, तो वो कौन से व्यंजन हो गए हमारे? अंतस्थ व्यंजन। यानी जो हमारे मुख की वायु निकलेगी तो निकलने से पहले क्या अंदर ही घुमड़कर बाहर की तरफ निकलती है। जैसे आप उच्चारित करके देख सकते हैं, य, र, ल और वा, ऐसे करके बोलेंगे, यानी जो वायु है वो अंदर ही घुमड़कर बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन हो गए अंतस्थ व्यंजन, यानी य, र, ल और वा। आया समझ? ठीक है, ये कौन से हैं? स, स, सा और हा। ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या फिर इन्हें बोलते हैं संघर्षी। इन्हें क्या बोला जाता है? संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म से क्या अर्थ निकल रहा है कि एक प्रकार की ऊष्मा या गर्मी पैदा करते हैं। एक प्रकार की ऊष्मा या गर्मी पैदा करने से अर्थ है कि ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है? एक प्रकार की ऊष्मा पैदा होती है। इनको बोलते समय जब बहुत ज़्यादा ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है और तब इनका उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे वर्ण कौन से होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? तीनों, सा हमारे और हा। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। आया समझ? इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो इनके बारे में आपने समझ लिया है। ये जो हमारे वर्ग वाले हैं स्पर्श व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? आप ये समझिए कि इनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हमने आज उच्चारण पे चर्चा की है, तो इनका एक एक का उच्चारण करके हम समझेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, का वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से, यानी
गले से जैसे हम बोलते हैं, कहाँ से, गले से, इसे गला कहते हैं कंठ को, ठीक है। गले से उसका उच्चारण कैसे होता है, बोल के देखिए, आप बोल के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि क, ख, ग, घ, ण, यानी सीधे कंठ से ध्वनि निकल रही है। आप बोल के देखेंगे क, तो अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी ये जो सारे वर्ण हैं ये कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, कंठ से, यानी गले से उच्चारित हो रहे हैं सीधे। तो ये हमारे सारे कंठ का वर्ग कंठ के अंदर आएंगे, यानी इन्हें क्या, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक। ये हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान है, ये इनके उच्चारण स्थान, ठीक है। ये जो च वर्ग है इसके बारे में समझिए। च वर्ग जो होता है पूरा च से लेके य तक, ये कौन से उच्चारण स्थान होता है इनका, तालव्य। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य, यानी तालु। तालु क्या होती है, जो हमारे दांत होते हैं ऊपर के हिस्से वाले दांत, उनके पास वाली जो स्पेस होती है, यानी जगह, ऊपर के दांत वाली जो पास वाली थोड़ी सी स्पेस होती है वो होती है हमारी तालु, जो जीभ के पास वाला हिस्सा। जब हम इनको उच्चारित करते हैं जैसे च, छ, ज, झ, या, तो जो हमारी जीभ होती है वो कहाँ टच करती है, जो दांत होते हैं उनके पास वाली थोड़ी जो स्पेस होती है, यानी जगह होती है, वहां पे टच करती है। तो ये क्या बोलते हैं इनको, तालव्य, यानी तालु वाले जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, या, ठीक है। ये तालु से उच्चारित होते हैं, ठीक है। आया समझ। टा वर्ग, टा वर्ग कौन से, इनको क्या बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा से। इन्हें मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है, यानी मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा होता है जो हमारे मुंह के ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है, छत जैसे हम बोल सकते हैं, मुंह की ऊपर वाली परत जो होती है, छत, उसी को क्या बोलते हैं, मूर्धा। जब हम टा वर्ग का पूरे का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ पलटकर कहाँ टच करेगी, मूर्धा पे। जैसे कि समझिए आप, जैसे कि ये हमारी जीभ है, ये हमारा मुख जैसे दांत हैं ये हमारे, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको बताया ये तालु, यहाँ पे क्या करती है, टच तालु करती है, जो चा वर्ग हम बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो ये ऊपर के जो दांत हैं, दांतों के पास वाली जो स्पेस होती है तालु, यहाँ पर ये जीभ हमारी क्या करती है, टच करती है। जैसे कि चा, छ, जा, झा, या, तो कहाँ टच करती है, दांतों की पास वाली जो ऊपरी जगह होती है वहां पर टच होती है। तो ये कौन से हो जाते हैं, हमारे तालव्य, तालव्य व्यंजन हो जाते हैं। और जो हम टा वर्ग वाले पढ़ रहे हैं, मूर्धन्य व्यंजन, यानी जो मूर्धा, मूर्धा वाली जगह कौन सी होती है, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी जो हमारे सिर तरफ का जो हिस्सा होता है अंदर मुख का, मुख के ऊपरी परत, यानी जो छत होती है उसके पिछला वाला जो हिस्सा होता है उसको जीभ टच करती है ऊपर जाके, जैसे टा, ठा, डा, इस प्रकार से, यानी ऊपर जाके टच करेगी तो वो हो जाएंगे मूर्धन्य व्यंजन। आप इनको उच्चारण करके देखेंगे तब ही आपको ये याद रहेंगे। वर्णमाला का चैप्टर ऐसा है, आपको जब आप एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में इनसे इतने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जिससे आपको हेल्प होगी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यदि आपको लगता है कि बार बार मैम ये वर्णमाला पढ़ा रही हैं कि ये तो हमने बचपन से पढ़ी है, लेकिन बचपन में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। हम इनको तब याद करते हैं जब हमें कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना होता है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है। इसलिए हमें वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से ये हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इनके उच्चारण स्थानों को, इनके वर्गों को, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे और तभी हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा पा वर्ग होता है, यहाँ तक आपको समझ आया टा वर्ग तक। अब देखिए ये जो ता वर्ग है हमारा, त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, यहाँ तक हमने समझ लिया था। इसका जो ता वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान है दंत्य। क्या है, दंत्य, यानी दंत्य से समझ गए होंगे आप, दांत। इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है ता वर्ग का। बोल के देखिए, ता, था, द, धा, ना, यानी जो हमारी
जीभ है वो किसको टच कर रही है, दांतों को। तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाली जो पंक्ति है ता वाली, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी जब आप उच्चारण करेंगे त थ द ध न। तो सीधे जो जिह्वा है हमारी जीभ वो दांतों को ही टच करती है। तो ये हो गए हमारे दंत वर्ग वाले व्यंजन। ठीक है, अब जो हमारा पा वर्ग है, पा फा बा भा मा, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये इनको बोलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ क्यों बोलते हैं, ओष्ठ या ओठ जिसे बोलेंगे। यानी ये जो व्यंजन वर्ग है ये किससे उच्चारित होता है, ऐसे वर्ण जो हमारे ओठों से उच्चारित होते हैं। यानी यदि हम ओठों को बंद कर लेते हैं, किसी भी प्रकार से हम ओठों को दबा लें तो इनका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। और यदि हमको इन्हें उच्चारित करना है तो ये ओठों के द्वारा ही उच्चारित होते हैं। आप बोल के देख सकते हैं, प फ बा भा मा। तो सारे जो वर्ण हैं पा वर्ग वाले वो दोनों ओठों के मिलने से ही उच्चारित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, ओष्ठ या ओठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो पांचों वर्ग हैं इनके अलग अलग उच्चारण स्थान है। क का है कंठ वर्ग, तालव्य। टा का है मूर्धन्य या मूर्धा वाला। ठीक है, ता का क्या है हमारा दंत्य वर्ग, पा का है ओष्ठ। आया समझ में। तो इन पांचों के ही अलग अलग वर्ग होते हैं। इनके बारे में आपने पढ़ लिया। ये चार प्रकार के चार होती है इनकी संख्या। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं ये, जिनमें वायु जो मुख के अंदर घुमड़कर बाहर निकलती है। इसके बाद ये तीनों सा और जो हा है हमारे, ये क्या होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। आया समझ में। जिनमें कि ऊष्मा या एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आगे यहाँ तक अपने कितने हो गए, 25। ये हमारे 4 और ये तीनों सा और हा 4। ठीक है, आया समझ में। ये हमारे सारे व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन बनता है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी, 33 होती है व्यंजनों की संख्या। और यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो वो हमारी कितनी होती है, कुल व्यंजनों की 35 होती है। कौन कौन से, 2 और जोड़ दिए जाते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, एड़ा और एढ़ा पहले भी बताया था। ये दोनों भी व्यंजनों के अंदर आते हैं जब इन्हें लिखने के तौर पे कुल पूछा जाता है। यदि आपको कुल शब्द जोड़ दिया, जैसे स्वरों का मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सभी को पता है 11 होती है। लेकिन कुल शब्द लगा के यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 13 ही लगाना होता है। उसी प्रकार स्वरों की संख्या यदि पूछी गई तो आपको 33 लगानी है। और यदि कुल शब्द जोड़ के वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 35 बताना है। ठीक है, और लिखने के तौर पे कितने होते हैं टोटल व्यंजन, 39। लिखने के तौर पे 39 होते हैं पूरे, जिनमें ये सारे 25, ये 4, ये तीनों सा और हा 4, ये दोनों इड़ा और इढ़ा जो होती है इनकी संख्या 2, इनको भी इनमें शामिल किया जाता है। और हमारे कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, इनकी संख्या भी 4 होती है, इन्हें भी शामिल किया जाता है। आया समझ। आगे समझिए आप, छत्र, ज्ञा और श्रा और एढ़ा और एढ़ा, एड़ा और एढ़ा, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, पहले भी बताया मैंने आपको, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। इनको एक और नाम भी विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको, ऐसे व्यंजन जो कि हिंदी में नए नए निर्मित हुए हैं, यानी नव निर्मित व्यंजन। इन्हें संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हिंदी में नए आए हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, विकसित व्यंजन। यानी जो नए नए हिंदी भाषा में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इनको क्या भी आगत व्यंजन भी बोलते हैं। और ताड़नजात व्यंजन भी इन्हें बोला जाता है। ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से, द्विगुण व्यंजन, विकसित व्यंजन, आगत व्यंजन, ताड़नजात, और एक नाम और है इनका, कौन सा, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त
व्यंजन, इतने सारे नामों से इन्हें बुलाया जा सकता है। यानी किसी भी नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, विकसित व्यंजन कौन से होते हैं, आगत, ताड़नजात या उच्छिष्ट, किसी भी नाम से इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इन्हें भी व्यंजन में लिखने में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो हमारे थे छ, त्र, ज्ञा और श्रा, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो असमान व्यंजनों के निर्माण से बनते हैं, ठीक है। दो असमान व्यंजनों से क्या अर्थ है कि दो अलग अलग अक्षरों से या अलग अलग भिन्न भिन्न अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञा और श्रा हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। इन्हें भी व्यंजन में शामिल किया जाता है, ठीक है। छ, त्र, ज्ञा और श्रा, इनका निर्माण कैसे हुआ है? जो छ है हमारा, समझिए ध्यान से, जो छ है हमारा, ये किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो वो है का और शा। इन दोनों से मिलकर क्या बना है हमारा? छा क्षत्रिय, ठीक है। ये 2 जो असमान व्यंजन है, एक जैसे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो का है ये भी व्यंजन वर्ण है और ये शा जो है ये भी एक व्यंजन वर्ण है। ये 2 असमान या भिन्न प्रकृति के वर्णों से मिलकर बने हुए नए शब्द को नए वर्ण को क्या बोलेंगे हम? छा बोलेंगे। छा क्षत्रिय जो है ये है संयुक्त व्यंजन। जो त्रा है हमारा, समझिए आप, जो त्रा है हमारा वो किस किस से मिलकर बना है? ता प्लस रा से मिलकर बना है हमारा त्रा, ठीक है। ये भी संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा जो है हमारा, ज्ञा किस किस से मिलकर बना है? जा प्लस या। ये 2 असमान वर्णों से मिलकर क्या बना है? ज्ञा हमारा। श्रा किससे मिलकर बना है? सा और रा। इन 2 असमान वर्णों से मिलकर बना है श्रा। तो ये जो चारों हैं ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग प्रकार के वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण होते हैं। जैसे मैंने स्वरों को आपका बताया था, ए, ऐ, ओ, औ, जो संयुक्त स्वर थे, मैंने आपको बताया था जो संयुक्त स्वर थे 4 ए, ऐ, ओ, औ, वो किस किस से मिलकर बने थे? 2 असमान स्वरों से मिलकर बने हुए थे। उसी प्रकार ये भी 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने हुए संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।